स्वागत है आपका mahindraguru.com में। और आज हम फिर एक एसटी के साथ हाजिर हैं जिस पर हम एसटी डिस्कशन करने वाले हैं एसटी सीपीओ 04 के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं हम डील करेंगे कुछ मेन 20 क्वेश्चंस के ऊपर और स्टार्ट करें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जैसे आप जानते हैं इंग्लिश एग्जामिनेशन या एग्जाम के इंग्लिश वाले पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें मिलने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारा तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि समय कम लगे और आंसर्स आपको ज्यादा मिले। अगर आपने ये पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन नेचर दर्शाता है, जो ये बताता है कि हम उन कामों को करना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें पसंद होते हैं या जो हम करना चाहते हैं, रादर देन वो करना जो सही है। और एग्जैक्टली इसी चीज को एक्सप्रेस करते हुए इस पैसेज में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। अब इसे पढ़ने के लिए जो समय आपको लगने वाला है उसे फिलहाल हम बचा लेंगे और बहरहाल हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है कि क्वेश्चंस को पढ़िए, उनमें से की पॉइंट्स निकालिए और फिर वापस जाइए अपने पैराग्राफ की तरफ और उसे एक बार पढ़ लीजिए, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच काइंड ऑफ इंडिविजुअल सीम्स टू बी फुल ऑफ मॉरल अथॉरिटी। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें मॉरल अथॉरिटी बहुत प्रोमिनेंटली देखने मिलती है। और यहाँ हमारा की पॉइंट इंडिविजुअल और मॉरल अथॉरिटी होने वाला है। जो की पॉइंट्स आप मार्क करने वाले हैं दैट इज इंडिविजुअल एंड मॉरल अथॉरिटी। जो आपको करना है वो ये करना है कि हर क्वेश्चन के साथ की पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे पैराग्राफ के ऊपर तो हम इन की पॉइंट्स को अपने पैराग्राफ में खोजने वाले हैं। आगे चलें अगले क्वेश्चन के साथ, जो कहता है हाउ हैज द फ्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग बीन एक्सप्लेन टू अस। और यहाँ पर हमारे लिए जो की पॉइंट है वो है फ्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, कि वेट करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। अब इसी चीज को हमें ढूंढना है अपने पैसेज में। अगले क्वेश्चन के साथ चले तो यहाँ दिया हुआ है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रियल प्रॉब्लम। अब ये एक पैरा बेस्ड क्वेश्चन है जिसके लिए आपको पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा और ये ढूंढना होगा कि ऑथर के अनुसार जो असली परेशानी है या जो रियल प्रॉब्लम है वो है क्या। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, हाउ डज द ऑथर व्यू नॉलेज। अगेन एक सिंबॉलिक वर्ड आपको यहाँ मिल रहा है, नॉलेज, जो आपका की पॉइंट हो गया। इसके लिए भी आपको पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, इस तरीके के वर्ड्स पैसेज में रिपीटेटिवली यूज होते हैं। आपको एक नहीं बल्कि 10 जगहों पर नॉलेज लिखा हुआ मिलेगा। आपको वो सेक्शन ध्यान देना होता है जहां नॉलेज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है। एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, जहां पूछा गया है व्हाई शुड एक्शन आइडली बिकम अ हैबिट। यहाँ हमारे की पॉइंट्स है एक्शंस और हैबिट, के एक्शंस हैबिट में क्यों बदली जाती है। अब यही की पॉइंट्स आज आपने नोट कर लिए होंगे, हम वापस जाकर ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ में। तो वापस चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। और अब अगर इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो एक बार में ही सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि विजडम का अर्थ होता है ये जानना कि आप अगला क्या करने वाले हैं। स्किल का मतलब होता है ये जानना कि उसे कैसे करना है, और वर्च्यू का मतलब होता है उस चीज को कर देना। ऐसा कहा था डेविड स्टार जॉर्डन ने। अब हम सब के सब जानते हैं कि इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पियर, हेल्दियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइव्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ज्यादा खुश और ज्यादा हेल्दी हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप विजडम, स्किल और वर्च्यू का पूरा उपयोग करें। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, द रियल प्रॉब्लम, और ये मैं इसलिए खास तौर पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये हमने की पॉइंट में लिखा हुआ है। द रियल प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट डू व्हाट वी नो। यहाँ आपको एक उत्तर मिल जाता है। आगे चलें, आई हैव हर्ड मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि नॉलेज पावर होती है, लेकिन जो हमारा ऑथर है वो इस बात से डिसएग्री करता है, इन्हें डिनाई करता है और कहता है कि नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। अगेन एक बहुत प्रोमिनेंट कीवर्ड हमें यहाँ दिख रहा है, नॉलेज। तो नॉलेज पावर नहीं है बल्कि पोटेंशियल पावर है, जो पावर में बदली जा सकती है यदि उस पर हम एक्ट अपॉन करें, तो इफ वी डिसिसिवली एक्ट ऑन इट।
यहाँ हमें एक और आंसर मिल गया जहां हम नॉलेज से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते थे। द मार्क ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइज नॉट ओनली इन डूइंग व्हाट इज फन टू डू और व्हाट इज इजी टू डू। यहाँ ये ऑथर कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कैरेक्टर का मार्क होता है, वो ये नहीं होता कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं, अपितु द साइन ऑफ डीप मॉरल अथॉरिटी। अगेन एक की पॉइंट यहाँ मुझे दिख रहा है, डीप मॉरल अथॉरिटी का साइन ये होता है कि इंडिविजुअल वो करे जो करने के लिए सही हो, कंसिस्टेंटली डज व्हाट ही ऑट टू बी डूइंग रादर देन व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग। तो वो उस काम को करे जो करना चाहिए, ना कि वो जो उसे पसंद है। पर्सन ऑफ ट्रू कैरेक्टर स्पेंड्स हिज डे डूइंग। अब यहाँ एक एग्जाम्पलिफिकेशन ऑथर ने बहुत अच्छा दिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें मॉरल अथॉरिटी हो, जिसकी वर्च्यू स्ट्रांग हो, उस व्यक्ति के बारे में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वो आराम करने से ज्यादा उन कामों को करना पसंद करेगा जो उस समय सही होंगे। जैसे दिन भर थक कर आने के बाद यदि कोई व्यक्ति आराम करने की जगह अपने बच्चों के साथ कुछ समय स्पेंड करता है, या फिर अपनी सुबह की नींद छोड़कर बाहर अपनी सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए एक्सरसाइज करने जाता है, ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव एक्शंस कैसे हैबिट में कन्वर्ट हो रही हैं। जैसे यहाँ एक नया की पॉइंट हमें मिला, एंड सिक्स्थ एक्शन इज अ हैबिट, जो हमारा की पॉइंट था। एक्शन इज अ हैबिट, द मोर पॉजिटिव एक्शंस यू टेक द मोर यू विल फील लाइक टेकिंग। मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव एक्शंस आप करेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव हैबिट्स आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। आगे चले सेंटेंस पैराग्राफ के अंत की तरफ, जहां ये लिखा हुआ है कि ऑल टू ऑफन वी स्पेंड आवर डेज वेटिंग फॉर द आइडियल पाथ। जनरली जो लोग करते हैं वो इंतजार करते हैं कि कब सही रास्ता उन तक आएगा, पर जो ध्यान रखने लायक बात ऑथर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर है वो ये है कि रास्ते चलने से बनते हैं, ना कि इंतजार करने से। और यहाँ एक की पॉइंट फिर मुझे मिल रहा है, वेटिंग, जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, फ्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। इन्होंने कहा है ड्रीमिंग इज ग्रेट, सपने देखना बहुत बड़ी बात है, बट थिंकिंग बिग थॉट्स अलोन विल नॉट बिल्ड अ बिजनेस। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ना आपके बिल्स भरते हैं, ना ही आप उस व्यक्ति में तब्दील होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर हम बात करें थॉमस कार्लाइल की, तो इन्होंने ये कहा है, द एंड ऑफ मैन इज एन एक्शन एंड नॉट अ थॉट दो इट वर द नोबलेस्ट। दुनिया के सबसे अच्छे विचार भी किसी व्यक्ति के लिए वो नहीं कर सकते जो एक एक्शन कर सकता है। और हमारे पैसेज का पूरा एसेंस इस लास्ट सेंटेंस में आपको देखने मिलेगा, जो कहता है द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्शंस इज ऑलवेज बेटर देन द बोल्डेस्ट ऑफ इंटेंशंस। छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे काम बड़े बड़े विचारों से ज्यादा फ्रूटफुल होते। अब अगर हम वापस चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो अब उनका उत्तर देना आपके लिए उतना कठिन नहीं रहेगा। यहाँ देखें, which kind of individual seems to be full of moral authority, और अब आंसर आप बहुत प्रोमिनेंटली मार्क कर देंगे सी, जहाँ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो ऐसे काम करता है जो किए जाने चाहिए रादर देन जो वो करना चाहता है, वही एक ऐसा इंसान होता है जिसमें मॉरल अथॉरिटी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, हाउ हैज द फ्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग बीन एक्सप्लेन टू अस। वेटिंग की फ्यूटिलिटी के बारे में क्या कहा गया था, और ऑथर ने, जैसा हम जानते हैं, कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वेट फॉर द बेस्ट वेज। हम जनरली इंतजार करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हम तक आए, पर हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ इंतजार करने से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रियल प्रॉब्लम। और ये पैसेज के पहले पैराग्राफ में हमने देखा था, जहां ये लिखा हुआ था कि दैट वी डू नॉट डू व्हाट वी नो। जानकारी होते हुए भी हम वो नहीं करते जो जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, हाउ डज द ऑथर व्यू नॉलेज। हमने कहा था नॉलेज एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक वर्ड है जो पूरे पैसेज में कई जगहों पर देखने मिला, पर उससे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे यहाँ देखने मिल रहा है वो है आंसर बी, जो कहता है कि नॉलेज इज नॉट सीन एज ओनली पावर। ये सिर्फ पावर नहीं है बल्कि पोटेंशियल पावर है, और ऐसी पोटेंशियल पावर है जिसे आप एक्चुअल पावर में चेंज कर सकते हैं यदि उस पर एक्ट करें तो हमारा आंसर हो गया बी। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें इस पैसेज से, जो पूछता है कि व्हाई शुड एक्शन आइडली बिकम अ हैबिट। और यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए, जहां ये कहा गया है द मोर वी एक्ट more we will feel like undertaking positive actions। तो जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी अच्छी हैबिट्स और उतने अच्छे एक्शंस आपके जीवन में आते चले जाएंगे।
देखा कितना आसान था इस तरीके से पैसेज सॉल्व करना। तो हमेशा कोशिश कीजिए व्हेन यू आर सॉल्विंग सच पैसेजेस, फर्स्ट गो टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आप पहले प्रश्नों पर जाइए, प्रश्नों में से की पॉइंट्स निकालिए और उन की पॉइंट्स को ढूंढिए अपने पैसेज में। इस तरीके से वक्त थोड़ा कम लगता है और आंसर ज्यादा बेहतर मिल जाते हैं। अगले सेक्शन की तरफ चलें। अगला सेक्शन हमारा एरर डिटेक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं एक पूरा का पूरा वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य के 3 हिस्से कर दिए गए हैं, ए, बी और सी, और आपको ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा एक ऐसा हिस्सा है जिसमें गलती है। यदि आपको लगता है पूरा वाक्य सही है, कोई गलती नहीं है, तो आप नो एरर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न ये है, द थर्ड एंड द लास्ट रॉयल बाथ ऑफ मंथ लॉन्ग सिमस्त कुंभ मेला बिगैन यस्टरडे। इस सेंटेंस के अगर पहले हिस्से में देखें, द थर्ड एंड द लास्ट रॉयल बाथ, मुझे इस पूरे हिस्से में कोई गलती नजर नहीं आती, क्योंकि जो चीजें गलती करने लायक थी वो सब की सब प्रॉपरली मेंशन्ड है। द थर्ड एंड द लास्ट दो हमारे पास ऑर्डिनल एक्सप्रेशंस हैं, पर दोनों के साथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगे हुए हैं, यानी यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ऑफ मंथ लॉन्ग सिंहस्थ कुंभ मेला अगेन करेक्ट पार्ट। फिर एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह सही है, और आखिरी हिस्से की तरफ जाएं, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यस्टरडे एक एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है जो दर्शाता है कि ये क्रिया पास्ट टेंस में हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी लगी हुई वर्ब भी पास्ट टेंस या V2 फॉर्म में है, यानी कि पूरा सेंटेंस अप्रोप्रिएट है और आंसर होगा डी, दैट इज नो एरर। अगले प्रश्न की तरफ चले। यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है कि स्मोक अलर्ट्स वर ट्रिगर्ड इनसाइड केबिन ऑफ द इल-फेट इजिप्ट एयरजेट मिनट्स बिफोर इट प्लंज्ड इनटू द मेडिटेरेनियन सी विद 66 पीपल ऑन बोर्ड। इस सेंटेंस में अगर फिर मैं थोड़ा सा धीरे से इसे पढ़ूं तो ये लिखा हुआ है कि स्मोक अलर्ट्स वर ट्रिगर्ड इनसाइड केबिन ऑफ द इल-फेट इजिप्ट एयरजेट। और यहाँ एक बहुत छोटी सी मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, वो ये कि इस सेंटेंस में इजिप्शियन एयरजेट ये वर्ड जो है, या इजिप्ट एयरजेट जो है, ये नाउन का काम करता है, और इस नाउन के पहले लगा हुआ वर्ड इल-फेट ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यदि ये एडजेक्टिव है तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये इल-फेट की जगह इल-फेटेड होना चाहिए, यानी आप इल-फेट को रिप्लेस से करेंगे इन्फ्लेटेड से, और आपका आंसर हो जाएगा ए। बाकी का पूरा सेंटेंस सही है। आगे चलें। Former Prime Minister Rajiv Gandhi was today remembered on his 25th death anniversary with several leaders paying homage on his memorial. इस सेंटेंस को फिर हम एक बार जाएंगे शुरुआत से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी was today remembered, पूरा का पूरा हिस्सा मुझे सही दिखता है, कोई भी गलती नहीं है। On his 25th death anniversary with several leaders, अगेन एक करेक्ट पार्ट है जिसमें कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं है। पेइंग होमेज ऑन हिज मेमोरियल, यहाँ मुझे कुछ जरा सी गलती नजर आ रही है, और वो दिख रही है ऑन में। यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना है कि इस ऑन की जगह हमें लगाना होगा एट, क्योंकि हम उनके मेमोरियल के प्रिसाइज लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, और सेंटेंस बन जाएगा सेवरल लीडर्स पेइंग होमेज एट हिज मेमोरियल। अगले प्रश्न की तरफ चलें, जो कहता है dozens of lawsuits brought against the manager reopened as his immunity lapsed after the company swore in their new manager. सेंटेंस पर फिर शुरुआत से ध्यान दें। डजन ऑफ लॉसूट्स ब्रॉट, पूरा का पूरा हिस्सा सही है। अगेंस्ट द मैनेजर रीओपन्ड एज हिज इम्यूनिटी, फिर एक बिल्कुल प्रॉपर हिस्सा मुझे दिख रहा है, लैप्स्ड आफ्टर द कंपनी swore in their new manager। फिर एक छोटी सी मिस्टेक, अगर यहाँ ध्यान दें कंपनी की तरफ, तो ये हमारा नाउन है, और ये नाउन सिंगुलर नेचर का है। कंपनी दिया हुआ है, ना कि कंपनीज और ना ही कंपनी के एम्प्लॉइज। और जब आप किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ लगने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर नेचर का होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन प्लूरल नेचर का है, और ये गलती है। इसलिए हमें यहाँ पर इस देर को बदलना पड़ेगा इट्स के साथ, और जो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया आंसर सी, यानी कि आपको इसे चेंज करना है इट्स के साथ। लास्ट क्वेश्चन पर चले इस सेक्शन के, जहां ये सेंटेंस दिया हुआ है कि लेट अस विजुअलाइज बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस एंड इम्प्रिंट महिंद्रास एट ईच एंड एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइव PSS। तो बहुत अच्छा सुझाव है। चीयर्स इस बात को हम चाहते हैं कि आप और हम साथ मिलकर इस जगह तक पहुंच सके, ऑल्दो बहुत आगे हमें मेहनत करनी है। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत साधारण सी गलती मुझे नजर आ रही है, हुक एंड कॉर्नर।
यदि आपने कभी एक्सप्रेशन पहले पढ़ा हुआ होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इट्स गोइंग टू बी नूक एंड कॉर्नर इंस्टेड ऑफ हुक एंड कॉर्नर। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया आंसर बी। इसी एसटी के अगले सेक्शन की तरफ चलें जिसे हम कहते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यदि आपने ये प्रश्न पहले सॉल्व किए हुए हैं तो आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया जाता है। इस सेंटेंस में किसी एक हिस्से को प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर दिया जाएगा और इस हाईलाइटेड पार्ट को बदलने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका सूटेबल रिप्लेसमेंट हो सकता है। यदि आपको लगता है इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने आप जाकर सेक्शन डी या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न की तरफ चले। पहला प्रश्न कहता है कश्मीर प्रॉब्लम्स हैज बीन हैंगिंग फॉर मेनी इयर्स। इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो मुझे एक नाउन दिख रहा है कश्मीर प्रॉब्लम्स। ऑल्दो इसमें इस्तेमाल होने वाला शब्द प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा प्लूरल नेचर का दिखता है, परंतु ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिंगुलर है, इसीलिए साथ में लगने वाला ऑक्सिलरी वर्ब हैज सिंगुलर नेचर का हो गया और बीन मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। तो हमें किसी भी तरीके के बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी और आंसर होगा हमारा डी नो इम्प्रूवमेंट। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चले तो दूसरा प्रश्न कहता है फॉर लैक ऑफ फंड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज हेल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऑन अबेयंस। यहाँ हाईलाइटेड हिस्सा हो गया ऑन अबेयंस और यहाँ मुझे एक छोटी सी गलती नजर आ गई, वो ये कि अबेयंस के साथ लगने वाला प्रेपोजिशन मुझे इन चारों में से इन अप्रोप्रिएट लगता है। जो 4 ऑप्शंस है एट अबेयंस, ओवर अबेयंस, इन अबेयंस और नो इम्प्रूवमेंट, मेरे हिसाब से इन अबेयंस करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि हम अपने एक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। जो एक्शन हो रहा था उसे आगे बढ़ा दिया गया है या फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न पर चलें। सेंटेंस 13 यहाँ पर दिया हुआ है बसंत ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस फॉर इमरान। क्वेश्चन अगर देखें तो बहुत सीधा सा सिंपल से क्लियर से रूल से आपको मैं सॉल्व कर दिखा सकती हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है ऑर्डर्ड फॉर, वहां पर एक एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन लगाई गई। बहुत सीधा सा सिंपल सा रूल आपने ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस में कभी पढ़ा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद किसी भी तरीके के प्रेपोजिशंस की आवश्यकता नहीं होती और वही गलती है यहाँ पर। तो हम इस फॉर को यहाँ से हटा देंगे और हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ए। सेंटेंस बनता है बसंत ऑर्डर्ड प्लेट ऑफ राइस फॉर इमरान। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें द प्लांट्स kept in the shade will wither for the want of sun and light। इस सेंटेंस का हाईलाइटेड हिस्सा फॉर द वांट है और इस हिस्से में मुझे कहीं कोई गलती नजर नहीं आती क्योंकि विदर के साथ लगने वाला प्रेपोजिशन फॉर है, द वांट बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में है, सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल और करेक्ट है। तो मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए डी, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। इस सेक्शन के लास्ट सेंटेंस पर अगर हम जाएं तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है मोर देन 1 पर्सन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। इस तरीके के प्रश्न जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ देखें 1 पर्सन देखकर हम जनरली इसे सिंगुलर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पर जो आपको ध्यान देना है वो है मोर देन 1 पर्सन। और यदि व्यक्ति एक से ज्यादा है तो बिल्कुल निश्चित है कि ये प्लूरल एक्सप्रेशन होगा। प्लूरल एक्सप्रेशन होगा तो निश्चित साथ में लगने वाला वर्ब भी प्लूरल नेचर का होगा, जो है वर और साथ में दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस अप्रोप्रिएट है और हमारा आंसर हो गया नो इम्प्रूवमेंट। अब चलते हैं इस एसटी के सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आप एसएससी, सीजीएल और इस तरीके के एग्जामिनेशंस देते हैं तो आप जानते हैं कि इसके क्वेश्चंस कितने प्रोमिनेंटली पेपर में दिख जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस पूरी तरह अगर आपको बनते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आराम से 5 या 10 नंबर्स देकर जाएंगे। तो हम भी वही करने वाले। हमारे पास दिए हुए होते हैं कुछ वाक्य, जिन वाक्यों में आपको ये देखना होता है कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, और जो भी स्पीच गिवन है उससे जस्ट उल्टा फॉर्म यानी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके चारों में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होता है कि कौन सा है। अब जैसे यहाँ हम चले अपने पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कैन यू कम फॉर एन इंटरव्यू एट माई ऑफिस सेड द डायरेक्टर। यदि प्रश्न में देखें तो इन्वर्टेड कॉमा मुझे दिख रहा है, यानी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का और इसे मैं बदलूंगी इनडायरेक्ट स्पीच में।
अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो ये कि इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच या जो कोटेड स्पीच है हमारा, उसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी ये एक प्रश्न है। और प्रश्नों की खास बात ये होती है कि यदि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी इसका उत्तर सिर्फ हाँ और ना में दिया जाना है, तो इस तरीके के प्रश्नों को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ या वेदर इनमें से किसी एक कंजंक्शन का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। यानी ऐसे ऑप्शंस जिनमें इफ और वेदर नहीं है वो स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचे सी और डी। जहां मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, द डायरेक्टर इंक्वायर्ड वेदर आई वुड गो फॉर एन इंटरव्यू एट हिज ऑफिस and the director questioned whether I would go for an interview at his office। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही अंतर मुझे नजर आता है, इंक्वायर्ड और क्वेश्चन का, बाकी पूरे सेंटेंसेस सिमिलर हैं। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जहां मैं देख रही थी, एक डायरेक्टर अपनी एम्प्लॉय से क्वेश्चन करता है कि क्या आप इंटरव्यू के लिए मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। और यदि ये प्रश्न पूछा गया है तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा द डायरेक्टर क्वेश्चनड वेदर आई वुड गो फॉर एन इंटरव्यू एट हिज ऑफिस और नॉट। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, द टीचर सेड स्टूडेंट्स यू हैव टू अटेंड द लेक्चर टुमारो। अगेन हमें इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं, कोटेड स्पीच दिख रहा है, यानी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में और कन्वर्ट होना है इनडायरेक्ट में। सेंटेंस के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर उन पर ध्यान दें, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द लेक्चर, the teacher asked the students if they could attend the lecture, the teacher told the students that they had to attend the lecture the next day, or the teacher told the students had to attend the lecture tomorrow। अब इस सेंटेंस में जो मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा वो ये था कि टीचर हमारे पास स्पीकर है, स्टूडेंट्स हमारे पास लिसनर है। तो हमें ये देखना था कि जहां पर स्पीकर और लिसनर साथ में दिए हुए हैं, साथ में दिया हुआ है एक सेंटेंस, यू हैव टू अटेंड द लेक्चर टुमारो। अब इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे जो दिखा वो था सी, जहां ये लिखा हुआ है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, दे रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को, जो हमारे लिए सेकंड पर्सन हो गया। हैड कन्वर्जन है हैव का। जैसे कि आप जानते हैं, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में दिखता है तो रिपोर्टेड वर्ब को बदला जाता है, पास्ट में हैव कन्वर्ट हो गया हमारा हैड में, हैड टू अटेंड द लेक्चर। अब यहाँ एक शब्द आया है टुमारो, जो कि कंपल्सरी चेंजेस में आ जाता है। टुमारो, येस्टरडे, टुडे, इस तरीके के शब्दों को कंपल्सरीली बदलना होता है और टुमारो बदला गया है द नेक्स्ट डे में, इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। 18वां प्रश्न है जो कहता है अनिल सेड दैट राजू हैड टेकन हिज बुक विथ हिम। अब इस प्रश्न में अगेन एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, जो हमें ध्यान रखना होगा। अनिल ने कहा कि राजू उसकी किताब लेकर गया है, अनिल ने राजू से नहीं कहा, अनिल ने राजू के बारे में कहा। अब इस तरीके से अगर ध्यान दें तो अनिल तो हमारा स्पीकर या वक्ता है, परंतु राजू हमारा श्रोता नहीं है। और यदि ये लिसनर नहीं है तो ये हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया जिसकी चर्चा हो रही है। और इन तीनों वाक्यों में अगर आप ध्यान दें, ए, बी और सी, तो तीनों वाक्यों में राजू को हमने लिसनर पोर्ट्रेट किया है, लिसनर या श्रोता दिखाया है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन स्ट्रेट अवे गलत हो जाते हैं। आखिरी वाला अगर सेंटेंस हम देखें, अनिल सेड, अनिल ने कहा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राजू दिया हुआ है जो दर्शाता है कि राजू के बारे में कहा, राजू हैज टेकन माय बुक विथ हिम, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो सेंटेंस हो गया अनिल सेड राजू हैज टेकन माय बुक विथ हिम। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। यहाँ पर 19वां प्रश्न दिख रहा है, द फादर सेड वेल डन सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो दो चीजें बहुत कॉमनली प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगी। जो पिता है यहाँ पर वो अपने बच्चे को शाबाशी देना चाह रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं कि वेल डन बेटा, मैं तुम पर गौरवान्वित हूँ या तुम पर गर्व करता हूँ। अब ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। और अगर इस चीज को देखें, अप्रिसिएशन, ये मुझे एक ही वाक्य में दिखता है जहाँ ये लिखा हुआ है द फादर अप्रिसिएटेड। पहला तरीका तो ये था इसके उत्तर को ढूंढने का। दूसरी चीज जो यहाँ पर एक प्रोमिनेंटली आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप इस तरीके के एक्सप्रेशंस या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अप्रिसिएटेड, अपलॉडेड, चीयर्ड, तो इनके साथ में सेइंग दैट वाला फॉर्म बहुत कॉमनली यूज होता है।
क्योंकि साइमल्टेनियस स्टेटमेंट्स हैं, तो द फादर अप्रिशिएटेड हिज सन सेइंग दैट ही हैड डन वेल एंड दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिम। तो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर ए। आखिरी प्रश्न की तरफ चले। ये हमारे इस एसटी का लास्ट क्वेश्चन है डिस्कशन का, जहां पर एक बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या बॉईल करता है। इस बात के बारे में किसी भी तरीके का बदलाव टेंस या काल के साथ नहीं होता, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर ये कहें एक हैबिचुअल एक्शन है। पानी कभी भी उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या रिपोर्टेड या कोटेड स्पीच में आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिखता है, तो टेंस में किसी भी तरीके के चेंज की जरूरत नहीं होती। इस रूल के अनुसार अगर हम देखें तो आपका सेंटेंस ए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आज के सत्र में सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं। अगली बार हम ऐसी बहुत सारी एसटीज लेकर दोबारा हाजिर होंगे आपके लिए। धन्यवाद पेशेंस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, और प्लीज ऐड कर लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए हमारा महिंद्रा गुरु ऐप, जो आपको इस तरीके की चीजें बहुत आसानी से आप तक पहुंचाएगा। थैंक यू।